कैसे हैं आप लोग? थैंक यू कि आपको मेरे केसेस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल हैं आपके लिए। और जिसने भी मुझे कमेंट लिखे हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। बड़ी मुझे खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के, और मुझे होता है कि नहीं मैं और निकाल के आपको प्रेजेंट करूं। ठीक है, तो आज क्योंकि लास्ट टाइम हमने केस नंबर 38 किया था, तो 39 केस है आपके लिए, उसी तरह का है, ताकि आप कंटिन्यूटी में ना जो उसको आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट लिखते रहें, और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये केस है, a 27-year-old man is presented to ER with history of loose motions for last 5 days, which were mixed with red blood and mucus. Frequency was 10 to 12 motions per day with fever and abdominal discomfort. No drug history. He further tells of passing loose motions mixed with blood and mucus occasionally, lasting for 2 to 3 days for about last 6 months, but never had this severe attack before. On one of his paternal uncle had similar problem and ultimately died of heart attack. On examination, he is pale, toxic, dehydrated, temperature 102 degree Fahrenheit, pulse is 120 per minute, BP is 110/70, soft systolic murmur over precordium, abdominal tenderness in left iliac fossa and left flank. Investigation revealed hemoglobin 7.8 gram per deciliter, microcytosis and hypochromia, WBC 14.5, and polys are 82%, ESR is 86 millimeter in the first hour, sodium is 140, potassium is 3.8 milligram per liter, chloride 98, bicarbonate 24. अब ये इसमें आप देखें कि ये एक यंग मेल है, और ये ओपीडी में नहीं आया है, ये इमरजेंसी में आया है, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक इसकी कंडीशन है। इसको लास्ट 5 डेज से उन्होंने बताया कि 10 to 12 पर डे म्यूकस और ब्लड के साथ स्टूल पास हो रहे हैं, लूज मोशंस विद फीवर और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ड्रग हिस्ट्री कोई नहीं दे रहा, और इसके अलावा बता रहे हैं कि मोशंस जो हैं वो 6 मंथ से 2 to 3 डेज तक लास्ट रहते हैं, और उसमें ब्लड आता है लास्ट 6 मंथ्स, यानी कि क्रॉनिक डायरिया की हिस्ट्री दे रहा है। लेकिन इस तरह का इतना सीवियर अटैक उसको पहले कभी नहीं हुआ था, और एक पैटर्नल अंकल जो हैं वो उनको इसी तरह की प्रॉब्लम थी, एंड ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, तो उसमें जो नोट करने वाली चीज़ें ना वो ये हैं कि यंग एज है, मेल है, और एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, टॉक्सिक हिस्ट्री दे रहा है। ठीक है, 2 to 3 डेज लास्टिंग इस तरह का उसको डायरिया होता रहता है फॉर लास्ट 6 मंथ्स, ब्लड इन स्टूल। ठीक है, और फैमिली हिस्ट्री भी है एक ऐसी। ड्रग हिस्ट्री कोई नहीं ले रहा। ड्रग हिस्ट्री इसलिए कि हो सकता है एंटीबायोटिक ले रहा होता, तो आप क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल टॉक्सिन की वजह से जो होता है वो इसको नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अब एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आप देखें, टॉक्सिक है, डिहाइड्रेटेड है, टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, 102 बुखार है उसको, 120 पल्स है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, सॉफ्ट सिस्टोलिक मार्मर प्रीकॉर्डियम में है, तो वो एनीमिया की वजह से जो आगे बता रहे हैं, टेंडर इलियक, लेफ्ट इलियक फॉसा और लेफ्ट फ्लैंक है, हीमोग्लोबिन बहुत मार्केट है, मतलब मेल है, और 7.8 सोचा। माइक्रोसाइटोसिस हाइपोक्रोमिया है, WBC बहुत बड़े में है, यानी कि लूकोसाइटोसिस, जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो 82% हैं, ESR बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं। जो अभी इसको अटैक हुआ है वो एक्यूट फुलमिनेंट अटैक हुआ है। ठीक है, बाकी इसको क्रॉनिक डायरिया की हिस्ट्री मिल रही है विद ब्लड। अच्छा, मैं भूल गई ये बताना कि मुझे बहुत सारे कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप उर्दू में ही करें, और मैं इंग्लिश में जिन लोगों के लिए कर रही थी उन्होंने मुझे कुछ कमेंट ही नहीं लिखा, तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं उर्दू पे ही आ जाऊँ, इसलिए कि मुझे मज़ा भी उर्दू में ही आता है, और इंग्लिश में तो आप सबके लेक्चर सुन सकते हैं ना। ठीक है, तो मैं वापस उर्दू में, इसलिए कि मुझे किसी ने लिखा था, तो मैंने कहा भाई मैं उर्दू में ही कर लेती हूँ। मुझे कमेंट ही नहीं कोई करता, अगर मुझे करता कोई कि भाई इंग्लिश में ही करें तो मैं इंग्लिश में करती रहती। ठीक है, चलें, वो चेंज कर सकती हूँ मैं।
अच्छा, अब क्वेश्चंस पूछे हैं व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, इसलिए कि एक डायग्नोसिस तो पक्की पक्की बन रही है ना इसमें। व्हाट इज द डिफरेंशियल, अब डिफरेंशियल भी आपको आनी चाहिए। नंबर 3, व्हाट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड। नंबर 4, हाउ वुड यू मैनेज दिस पेशेंट। अब पहले तो हम देख लेते हैं मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्रॉनिक डायरिया है, इन्फ्लेमेटरी सारे साइंस आपको मिल रहे हैं, क्रॉनिक डिजीज हुई हुई है उसको, एनीमिया है, ठीक है, और ल्यूकोसाइटोसिस है, डिहाइड्रेशन है, टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, और लूज मोशंस। जब भी ब्लड के साथ हिस्ट्री दें और क्रॉनिसिटी हो तो सबसे पहला आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस ही सोचना चाहिए, सब जबकि इसकी फैमिली हिस्ट्री भी मिल रही है आपको, ये सारी चीज़ें हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस मेरी पहली डायग्नोसिस तो यही थी, ठीक है, तो यही आपने अपनानी है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो हम देख लेते हैं। अच्छा, अब दूसरे जो है ना, इसमें सारे साइंस जो इन्होंने दिए हैं ना, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको पता होना चाहिए कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीज होती है, ठीक है, उसमें एक क्लासिफायर आपको करना आना चाहिए। तो इसमें सारे जो इन्होंने इसके सिम्टम्स और साइंस दिए ना, वो सब सीवियर डिजीज के हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कैसे हैं सीवियर डिजीज। तो सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस का इसको अटैक हुआ है, फुलमिनेंट जिसे हम कहते हैं ना, वो हुई है इसको। एज दिस पेशेंट, पहला आपका सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस आप लिखेंगे, एज दिस पेशेंट इज यंग विद हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक ब्लडी डायरिया which remained quiescent, but now he is presented with severe ulcerative colitis on the basis of disease activity, ठीक है। disease activity severe कब कहेंगे आप, जब स्टूल फ्रीक्वेंसी मोर देन 6 हो। देखें जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना, वो उसका क्राइटेरिया है, यानी मोर देन 6 हो। अब इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि 10 to 12 है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा है। पल्स मोर देन 100 हो, इसमें क्या बता रहे हैं, 120 पर मिनट है, तो बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर मोर देन 100 हो, ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ है। हिमेटोक्रेट लेस देन 30 हो, ठीक है, इसका कितना कम आया है, मतलब हीमोग्लोबिन 7.8, तो लेस देन 30 ही होगा। वैसे इसमें उन्होंने सिनेरियो में दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक हिमेटोक्रेट भी इसका क्राइटेरिया है। ESR मोर देन 30, और इसमें क्या बताया है, 80। एल्ब्यूमिन लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर, 3 या 3 ग्राम, ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। आपको जो सिनेरियो है उसमें एल्ब्यूमिन लिखा हो। वेट लॉस मोर देन 10 kg, तो 10 to 12 स्टूल उसको पास हो रहे हैं 5 दिन से, वेट लॉस तो फिर हो रहा होगा। अच्छा, अब यहीं पे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लें मॉडरेट से। मॉडरेट में स्टूल फ्रीक्वेंसी 4 to 6 होती है, यानी कि 6 से कम। पल्स जो है 90 to 100 के दरमियान मिलेगी। टेम्परेचर 99 से 100 तक। हिमेटोक्रेट 30 से 40 तक होता है। ESR जो 20 से 30 तक। एल्ब्यूमिन 3 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। वेट लॉस 1 से 10 kg तक, मतलब 10 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब माइल्ड किसे कहेंगे, लेस देन 4 अगर डायरिया की फ्रीक्वेंसी है, और पल्स जो है वो लेस देन 90 होगी। टेम्परेचर नॉर्मल होगा। हेमेटोक्रेट लेस देन 30 होगा, और मेरा ख्याल है मोर देन 30 होगा, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। ESR लेस देन 20 होगा, और एल्ब्यूमिन जो है वो आपको नॉर्मल मिलेगी, मतलब सीरम प्रोटीन नॉर्मल होंगी, और वेट लॉस कुछ नहीं होगा, तो माइल्ड होगी। तो माइल्ड है ना मॉडरेट है, मतलब साफ साफ इसमें सीवियरिटी आ रही है डिजीज की, ठीक है। इसलिए कि आपको इस पे क्लासिफाई करना होगा, इसलिए कि ट्रीटमेंट बिल्कुल फिर मुख्तलिफ हो जाता है सीवियर डिजीज का। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप क्या क्या बनाए। नंबर 1 अमीबिक कोलाइटिस, ठीक है। नंबर 2 सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि भाई अगर आपने पेशेंट को नहीं देखा हुआ, आपने एक्सक्लूड तो सारी चीजें करनी है ना, तो अमीबिक डिसेंट्री ना हो, उसमें भी ब्लड आ रहा होता है, म्यूकस आ रहा होता है। नंबर 2 क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल कोलाइटिस, ये भी हो सकता है, लेकिन एंटीबायोटिक की उसने कोई हिस्ट्री नहीं दी है। नंबर 3 एंटेरो इन्वेजिव इकोलाई एंड एंटेरो हेमोरेजिक इकोलाई 0157, इससे भी जो तो बहुत सीवियर एक्यूट ब्लडी डायरिया हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। CMV कोलाइटिस, वो किसमें सोचेंगे आप, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में अगर पेशेंट को है, तो इसमें नहीं है। 5 इस्चेमिक कोलाइटिस, ठीक है, इस्चेमिक कोलाइटिस भी आप कंसिडर कर सकते हैं। 6 रेडिएशन कोलाइटिस, अगर प्रीवियस आपको हिस्ट्री कोई रेडिएशन की, कोई ट्यूमर था और फिर रेडिएशन, तो हो सकता है। 7 क्रोन्स कोलाइटिस, हालांकि क्रोन्स कोलाइटिस में ब्लड नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी डिफरेंशियल हो गई। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस इन्होंने पूछा है,
ठीक है, तो एक हेमाटोक्रेटिस में नहीं हुआ तो वो आप करा के देख लें, सिवियरिटी लेस देन 30 होगा सीवियर। ESR अच्छा इन्होंने बताया हुआ है, बहरहाल आप ESR कराएंगे। सीरम एल्ब्यूमिन लेवल क्योंकि इसमें नहीं किया हुआ, तो सीरम प्रोटीन्स कराएंगे, लेस देन 3 ग्राम्स आ जाएगा। स्टूल DRNCS हमेशा आपने भेजना तो है, मतलब स्टूल DRNCS, ओवा, पैरासाइट और जो है वो कल्चर सेंसिटिविटी, सारे पैथोजन के लिए, शिजिलोसिस, सैल्मोनेलोसिस, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में सब नेगेटिव होगा, ठीक है। स्टूल टॉक्सिन एसे फॉर क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, ये भी करा के देख लेंगे आप, ठीक है, कि क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल कोलाइटिस तो नहीं है। स्टूल फॉर ओवा एंड पैरासाइट मैंने बता दिया आपको। अब देखें, डायग्नोसिस कोलोनोस्कोपी से होती है, लेकिन इस टॉक्सिक सिवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस में कभी भी कोलोनोस्कोपी नहीं आप करते। क्यों? इसलिए कि परफोरेशन का चांस होता है, ठीक है। टॉक्सिक वैसे ही टॉक्सिक मेगा कोलन हो रही होती है, उसको आपने देखना होता है। तो कोलोनोस्कोपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सच अ टॉक्सिक स्टेट एज देयर इज रिस्क ऑफ परफोरेशन। आफ्टर द पेशेंट इम्प्रूव्स ऑन थेरेपी इट कैन बी डन, मतलब 2 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद जब वो इम्प्रूव हो जाए और आपको सारे साइंस नेगेटिव हो, टॉक्सिक मेगा कोलन आपने एक्सक्लूड कर दिया हो, कोई उसको वो ना हो एक्सेस वगैरह, तो फिर आप कर सकते हैं। शोज एडिमा, फ्राइबिलिटी, म्यूकोपस एंड इरोजन्स। वैसे जब आप करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि एडिमा होगा गट में जहाँ पे भी हुई है कोलन में, फ्राइबिलिटी होगी यानी कि ब्लीडिंग के स्पॉट्स होंगे, म्यूकोपस होगा, इरोजन्स होगा, ठीक है। अच्छा, फिर 8 आप प्लेन एक्सरे एब्डोमेन सिवियर में हमेशा कराते हैं विद सिवियर कोलाइटिस टू लुक फॉर कोलोनिक डायलिटेशन, क्योंकि टॉक्सिक मेगा कोलन हो सकता है। तो बैरियम एनीमा बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे, आप प्लेन एक्सरे एब्डोमेन करा के देख लीजिए, ठीक है। फिर मैनेज कैसे करेंगे सिवियर? अब मैनेजमेंट इन्होंने सिवियर की पूछी है, आप खुद देख लें कि वो सिवियर है तो आपको सिवियर की बतानी है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू टर्मिनेट द एक्यूट अटैक, पहले तो एक्यूट अटैक को आप खत्म करें। टू अचीव रेमिशन ऑफ क्लिनिकल एंड एंडोस्कोपिक डिजीज एक्टिविटी, ठीक है, रेमिशन में चला जाए पेशेंट। टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ अटैक, मतलब पहले एक्यूट अटैक टर्मिनेट कर दें, फिर रेमिशन अचीव करें, फिर ऐसा हो जाए उसको रेमिशन के रिकरेंस ना हो। In this acute severe attack, colonoscopy is contraindicated due to fear of perforation. Patient should be hospitalized and aggressive therapy is given to stabilize the patient. जाहिर है इतनी टॉक्सिक स्टेट है तो उसको तो आपने एडमिट करना है। जनरल मेजर्स आप क्या लेंगे? सबसे पहले जनरल मेजर्स देखें। नंबर 1, डिसकंटिन्यू ऑल ओरल इनटेक फॉर 24 to 48 hours or until patient demonstrate clinical improvement. Total parenteral nutrition is indicated in only with poor nutritional status or if feeding cannot be reinstated within 7 to 10 days. मतलब शुरू में आप टोटल पेरिफेरल न्यूट्रिशन आप नहीं करेंगे, पहले तो NPO ही कर दिया आपने। फिर उसके बाद अगर 7 to 10 डेज में इम्प्रूव नहीं होता है पेशेंट तो फिर हम TPN करेंगे। नंबर 2, ऑल ओपियोइड और एंटीलर्जिक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट यानी कि जो एंटीस्पाज्मोटिक है सब बंद कर दीजिए, ठीक है, शुड बी स्टॉप। नंबर 3, इंट्रावीनस फ्लूइड टू करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट एंड वॉल्यूम एबनॉर्मलिटीज, तो रिंगर्स लैक्टेट और जो भी आपकी उसको इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं उनके हिसाब से आप वॉल्यूम रिप्लेस करते हैं। नंबर 4, कंसिडर ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर हेमाटोक्रिट लेस देन 25 to 28। अब इतना अगर कम हुआ है, वैसे भी इसका भी आप देखें कि हीमोग्लोबिन कितना कम है, तो इसमें आपको ब्लड अरेंज करना होगा। Number 5, plain radiograph और CT scan abdomen to look for the evidence of chronic dilatation, तो यह आपको plain radiograph में भी मिल सकती है, चाहे तो CT scan करा लें। Number 6, send stool for assessment of bacterial pathogen, C. difficile, parasites either by conventional bacterial culture, Clostridium difficile toxin assay, ova and parasite examination by rapid multiplex PCR assay. CMV super infection should be suspected in immunocompromised patient, ठीक है, अगर immunocompromised है तो फिर आप उसको कंसिडर करके उसको भी एक्सक्लूड करना है। 7, ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ venous thromboembolism, prophylaxis should be given. नंबर 8, सर्जिकल कंसल्टेशन, तो हमेशा हर पेशेंट की जिसको भी इवन माइल्ड भी डायग्नोज हो जाती है अल्सरेटिव कोलाइटिस तो सर्जिकल ओपिनियन ले लेना चाहिए। नंबर 9, और जब आपने पेशेंट एडमिट किया है सीवियर में परफोरेशन का खतरा है तो आप फौरन एक सर्जन को बुला लें ओपिनियन के लिए। 9, क्लोज मॉनिटरिंग फॉर परफोरेशन और टॉक्सिक मेगाकोलन,
नंबर 10, विदाउट इन्फेक्शन नो एम्पेरिक एंटीबायोटिक शुड बी यूज। वैसे तो ये लिखा हुआ है लेकिन आता है पेशेंट तो स्टार्ट कर ही देते हैं, वैसे ये है कि आप ना दें। 11, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन शुड बी इनिशिएटेड तो ये भी आप करना शुरू कर दें। 12, सीरियल एब्डोमिनल फिल्म शुड बी ऑब्टेन फॉर वर्सनिंग डायलिटेशन और इस्कीमिया। तो मतलब एक आपने करा ली, फिर पेशेंट की हालत देखते हुए आप सीरियल अगले दिन दूसरे दिन करवाएं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि उसमें इंक्रीज तो नहीं हो रहा उसका डायमीटर कोलन का। नंबर 13, पेशेंट्स विद टॉक्सिक मेगा कोलन who do not improve within 48 to 72 hours should undergo surgery to prevent perforation। जाहिर है कि अगर टॉक्सिक स्टेट में कोई फर्क ही नहीं आ रहा पेशेंट का, वो डिटोरियोरेट हो रहा है, टॉक्सिक मेगा कोलन हुई है, तो फिर तो जो है ना उसको सर्जरी करनी पड़ेगी। यानी कि 2 से 3 दिन तक अगर उसको नहीं कोई आराम आया तो सर्जरी की जाती है टू प्रिवेंट परफोरेशन। तो ये सारे जनरल मेजर्स जब आपने कर लिए तो फिर सेकंड आप क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे। कैसे? मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंट्रावीनसली 40 to 60 मिलीग्राम, ठीक है। हाइड्रोकॉर्टिसोन एनिमास 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर अर्जेंसी एंड टेनिसमस, क्योंकि बहुत ज्यादा ये चीज हो रही होती है, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन एनीमा आपको देना होगा। क्लिनिकल इंप्रूवमेंट शुड अकर विद इन 3 to 5 days इन 50 to 70% ऑफ पेशेंट हो जाती है, ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिसोन एनीमा से और मिथाइल प्रेडनिसोलोन से। ऑन इम्प्रूवमेंट ओरली फ्लूइड्स आर अलाउड इफ टॉलरेटेड, IV स्टीरॉइड्स आर स्टॉप्ड एंड ओरल प्रेडनिसोलोन इज गिवन। अब पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो इम्प्रूव हो गया है और ओरली आपने फ्लूइड देना शुरू किया, टॉलरेट कर लिया, तो फिर आप IV स्टीरॉइड मिथाइल प्रेडनिसोलोन बन करके ओरल प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं। पेशेंट हु डू नॉट इम्प्रूव विद इंट्रावेनस स्टीरॉइड विद इन 3 to 5 days, लेकिन 5 days तक आपने देखना है, शुड बी रेफर्ड टू सर्जरी फॉर और कंसिडर्ड फॉर एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर थेरेपीज और साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। तो एंटी TNF जो है वो बायोलॉजिक एजेंट है और साइक्लोस्पोरिन जो है वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। तो या तो आप सर्जरी करवाएंगे अगर इतनी बुरी हालत है, टॉक्सिक मेगा कोलन हुआ हुआ है, या फिर एंटी TNF थेरेपी करते हैं या फिर साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एंटी TNF थेरेपी जो है ना वो क्या है। वो है इन्फ्यूजन ऑफ इन्फ्लिक्सीमैब 5 to 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम, 47% रिक्वायर कोलेक्टमी विद इन 3 months, 69% इन प्लेसिबो। क्या मतलब हुआ? मतलब अगर मतलब टॉक्सिक मेगा कोलन इतनी नहीं है लेकिन पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा, तो आप उसको एंटी TNF थेरेपी यानी इन्फ्लिक्सीमैब देंगे, तो 67% जो है ना इंप्रूव हो जाते हैं पेशेंट। 47% को फिर भी कोलेक्टमी रिक्वायर होती है, सॉरी 69 नहीं होते, यानी 47 रिक्वायर कोलेक्टमी, तो 53 जो है % फिर भी चांस होता है कि वो कोलेक्टमी से बच जाएंगे, ठीक है, अगर आपने इन्फ्लिक्सीमैब दिया। 69% प्लेसिबो में देखा गया। अच्छा, फिर साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इंट्रावीनस साइक्लोस्पोरिन 2 to 4 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे एज अ कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन, 60 to 75% इम्प्रूवमेंट बट विद सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटी, यानी कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, सीजर्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो मतलब साइक्लोस्पोरिन तो बहुत ही डेंजरस है ना, कि या तो आप TNF दे दें एंटी TNF या फिर साइक्लोस्पोरिन। रिस्पॉन्डर्स में भी मेंटेन इन रेमिशन विद कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल साइक्लोस्पोरिन फॉर 3 months एंड लॉन्ग टर्म थेरेपी विद मरकैप्टोप्यूरिन और एजाथायोप्रिन। शुरू में आपने दे दिया कंटिन्यूस इन्फ्यूजन से, फिर उसके बाद आप 3 months के बाद जो है ना मरकैप्टोप्यूरिन या एजाथायोप्रिन के साथ दे सकते हैं उसको रेमिशन के लिए। सर्जिकल थेरेपी नंबर 5 ऑप्शन, पेशेंट हु डू नॉट इम्प्रूव आफ्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इन्फ्लिक्सीमैब और साइक्लोस्पोरिन थेरेपी आर अनलाइकली टू रिस्पॉन्ड टू फर्दर मेडिकल थेरेपी एंड सर्जरी इज रिकमेंडेड। अब इन्फ्लिक्सीमैब से भी नहीं ठीक हो रहा है, साइक्लोस्पोरिन से भी नहीं किया रेमिशन पे, तो फिर सर्जरी ही रिकमेंडेड है। और क्या करेंगे? टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी विद एन इलियोस्टमी और अ कॉन्टिनेंट इलियोस्टमी और एन इंटरनल इलियल पाउच that is anastomosed to anal canal, ilial pouch anal anastomosis। अब देखिए पेशेंट यंग होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का, इतनी आपको मतलब इतनी विगुरस किस्म की इसमें सर्जरी चाहिए, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी। फिर
एक इलियोस्टमी जो एब्डोमेन में बनी हुई है वहाँ से उसको स्टूल पास हो रहा है, मतलब कितना, मतलब उसको सोशली साइकोलॉजिकल कितना उसको बहुत मुश्किल है उसको करना। और कॉन्टिनेंट इलियोस्टमी भी की जा सकती है, और इंटरनल इलियल पाउच होता है उसको एनास्टोमोस करते थे एनल कैनाल से, लेकिन उसमें भी कॉम्प्लिकेशन, पाउचाइटिस यानी कि पाउच की इन्फ्लेमेशन बार बार होती रहती है, और मतलब बहुत ही मसले हैं। लेकिन बहरहाल इलियोस्टमी के साथ लोग अच्छे सर्वाइव कर लेते हैं। प्रोग्नोसिस क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सरबेशन एंड रेमिशन। तो हमेशा ये डिजीज ऐसी है कि कभी ठीक हो जाएगी, कभी बहुत उसका एक्यूट अटैक हो जाएगा। फॉर मोस्ट पेशेंट डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय मेडिकल थेरेपी विदाउट नीड फॉर सर्जरी। ठीक है, ज्यादातर में जो है ना मेडिकल थेरेपी ही से आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आउट लाइफ। मेजॉरिटी नेवर रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, इवन हॉस्पिटलाइजेशन भी किसी को रिक्वायर नहीं हो सकती है। मोस्ट पेशेंट लीड नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइव्स। A subset of patients with severe disease require surgery, which results in complete cure of the disease. अगर total proctocolectomy इलियोस्टमी के साथ कर दी है तो ये क्योर हो जाती है डिजीज। ठीक है, अच्छा क्योर तो हो जाती है, लेकिन ये कि इसमें खतरा होता है कि मतलब कोलन कैंसर होने का। तो 8 इयर्स अगर किसी को हो गए हैं, बुक में लिखा है गाइडलाइन जो है वो ये है कि 8 इयर्स अगर हो गया किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस माइल्ड या मॉडरेट जो भी चल रही थी, तो फिर उसके बाद ना ईयरली कोलोनोस्कोपी वैसे भी रिकमेंडेड है कि 1 to 2 इयर्स अगर रिमिशन में भी है तो भी आप कराएं, इसलिए कि इसका खतरा होता है। 8 साल अगर हो चुके हैं तो कोलन कार्सिनोमा का खतरा होता है, तो फिर उसमें करानी चाहिए 8 इयर्स के बाद। ठीक है, एवरी ईयर कोलोनोस्कोपी। तो इसके मैंने जो है ना मैंने रेफरेंसेस, मतलब मैंने लिया है करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से 2022 का एडिशन जो आ चुका है। वैसे अभी नवंबर ही चल रहा है 2021 का, इतनी जल्दी आ गया। ठीक है, तो ये मेरा ये वाला केस मैंने इसलिए कर दिया कि आप लोग ने पिछला मैंने आपको क्रोन्स डिजीज का कराया था। अच्छा, अब ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। माइल्ड और मॉडरेट डिजीज पे मैंने नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ सीवियर का लिखा है। तो माइल्ड और मॉडरेट का भी किस तरह से आप ट्रीटमेंट करेंगे कि वही आप जो है ना एनिमास दे रहे होते हैं 5 ASA और इनके, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और जो भी है, लेकिन आपको आना चाहिए कब क्या दे रहे हैं आप। तो माइल्ड और मॉडरेट का आप खुद पढ़ लीजिए, सीवियर का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरी चीज देखें, बायोलॉजिक एजेंट्स जो है ना, क्योंकि हर डिजीज की ट्रीटमेंट में अब नए बायोलॉजिक एजेंट आ गए हैं। तो एक मैंने आपके लिए ये फार्माकोलॉजी में से तैयार किया हुआ है। अच्छा, वो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगी। अभी मुझे आपसे सिर्फ ये कहना था, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मुझे नए पेपर्स जो अभी आजकल जो एग्जाम हुआ था और थ्योरी के पेपर्स आए हैं वो ही मुझसे शेयर कर ले। मैं ईमेल अपना जो है ना इसमें स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इस ईमेल पे मुझे भेज सकते हैं पेपर। तो मैं देखूं कि अब, क्योंकि काफ़ी पहले के सवाल है ना जो मैंने किए थे, लेकिन बहरहाल चीज़ तो यही है, आप कर लेंगे जो भी पूछेंगे। अब क्या मतलब पूछ लेंगे ऐसा जो आपको नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे भेजें ताकि मैं देखूं वो आजकल क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या सिनेरियो बना रहे हैं। ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच, ओके, खुदा हाफिज़।